नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे आज के पेपर के आंसर की। और आज का अपना पेपर था 10वां, यानी इससे पहले अपन 9 पेपर डिस्कस कर चुके हैं, यानी 90 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज 10 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। टोटल आज हम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस जो 90 क्वेश्चन है वो नहीं देखे हैं तो वो प्ले में देख सकते हैं। ESIC टेस्ट सीरीज के नाम से आपको वो सारे के सारे MCQs, वो सारे के सारे टेस्ट पेपर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी तक के एनालिसिस की बात करते हैं तो आज बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। 160 कैंडिडेट ने अभी तक टेस्ट दे दिया है, जिनमें से 90%, आज 100% वाला कोई भी नहीं है, 90% जो है वो 29% लेकर आए हैं। यानी 29% है जिन्होंने 90% गेन किए हैं, एंड 80% से अबव जो है वो 30 स्टूडेंट है। वैसे 100% वाले यही है 29। मैं बताऊंगा अभी एक के क्वेश्चन में बाई मिस्टेकन ऑप्शन जो है वो गलत छप गया था, और गलत छपने की वजह से गलत ऑप्शन जो है वो आपको क्वेश्चन में मिला था, तो उसकी वजह से जो है वो एक क्वेश्चन बाई मिस्टेकन हुआ है। तो उसमें आप बोनस अंक जोड़ सकते हैं, मतलब अपना खुद जोड़ सकते हैं। वैसे आपको यहाँ कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप अपना खुद जोड़ सकते हैं। जो भी 90% वाले हों सारे के सारे 100% है, एंड 80% वाले क्या है 90% पे, और जो 70% वाले हैं वो 80% पे है। वो देख लेना अभी आपका रिजल्ट कितना क्या रहता है। मतलब ऑल ओवर आज आप सभी ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के आपने जवाब लिखे हैं। चलिए इस पेपर के आंसर की सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A client is 2-day post-operative colon resection. After a coughing episode, the client's wound eviscerated. Which nursing action is most appropriate? देखिए एक पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉलन रिसेक्शन का है। 2 दिन पहले ही उसकी कॉलन रिसेक्शन की मतलब सर्जरी हुई है, और इस पेशेंट को कफिंग एपिसोड आया। उसके बाद क्या हुआ, वुंड एविसरेशन। बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप पहला एक्शन क्या लेंगे, प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या रहेगा। तो देखिए दो टर्म है, एक डेइसेंस और एक है एविसरेशन। तो देखिए यहाँ पे एविसरेशन है, एक है डेइसेंस। डेइसेंस में क्या होता है, जो एजेज होते हैं जहाँ पे स्यूचरिंग की होती है, मतलब ऑपरेशन के बाद में स्यूचरिंग की होती है, वहाँ से जो है स्यूचर्स हट जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि डेइसेंस में स्यूचरिंग हट जाती है, लेकिन कोई भी ऑर्गन्स या फिर जो पार्ट है वो प्रोट्रूड नहीं होता है। लेकिन एविसरेशन का मतलब है जो आपने मतलब स्यूचरिंग की है वो स्यूचरिंग तो हटेगी हटेगी, साथ ही साथ यहाँ से ऑर्गन्स जो है प्रोट्रूड भी हो जाएंगे। ऑर्गन्स क्या है वो प्रोट्रूड हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन है यहाँ पे ऑर्गन्स जो है प्रोट्रूड हो रखे हैं। तो बताइए आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रहे हैं तो क्या काम करना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है reinsert the protruding organ and cover with 4x4. Next, cover the wound with sterile 4x4 and ABD dressing. Next, cover the wound with sterile saline soaked dressing. Next, apply an abdominal binder and manual pressure to the wound. यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, और ये बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है कि जो स्टेराइल सलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग है वो आपको अप्लाई करनी है। पेशेंट जो वुंड एविसरेशन का है उसके वुंड को आपको सिर्फ और सिर्फ कवर करना है, किससे, स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग से। बाकी कोई जो है प्रेशर आपको मैन्युअली नहीं लगाना है, ना ही एब्डोमिनल बाइंडर यहाँ पे लगाना है, ना ही आपको एबीडी ड्रेसिंग करनी है, ना ही जो ऑर्गन बाहर निकला है उसको वापस से रीइंसर्ट करना है। तो ये काम तो आपको करने नहीं है, जो आपको करना है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पे रेशनल में देख लीजिए सेम वही बात है कि जो वुंड इविसरेशन अगर हुआ है तो इसमें आपको क्या करना है, वुंड को कवर करना है सिर्फ स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग से। बाकी यहाँ पे जो आपके अदर ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे क्या है, इनकरेक्ट है। रीइंसर्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप रीइंसर्ट कर देंगे यानी कि पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। रीइंसर्ट तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि इस पेशेंट को क्या करना है, वापस सर्जरी के लिए रिटर्न यानी भेज देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो दो ऑप्शंस और आपके बचे हैं बी एंड डी, ये आपके क्या इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और ऑलमोस्ट ने सही जवाब दिया है। A client is admitted to the acute care unit. Initially, laboratory values reveal serum sodium of 170 milliequivalent per liter. What behavior changes would be most common for this client? एक पेशेंट है जो एक्यूट केयर यूनिट के अंदर एडमिट हुआ है और उसके आपने लैब रिपोर्ट देखी है। लैब रिपोर्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, सीरम सोडियम का जो लेवल है वो 170 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर है। तो आप सभी जानते हैं, आपकी रग रग में है कि नॉर्मल जो सोडियम का लेवल होता है वो 135 टू 145 मिलीक्विवेलेंट पर लीटर होता है, लेकिन यहाँ पे 170 यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन यहाँ पे हो रखी है। तो इस पेशेंट को क्या कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मतलब बिहेवियरल चेंजेस जो है इस पेशेंट में देखने को
मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन है एंगर, नेक्स्ट मेनिया, नेक्स्ट है डिप्रेशन, नेक्स्ट है साइकोसिस। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी मेनिया। पेशेंट को क्या हो सकता है, मतलब जो मैनिक बिहेवियर चेंजेस है वो इस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए रेशनल में देखते हैं। रेशनल में वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, यानी हाइपरनेट्रिमिया इस पेशेंट को हुआ है, 170 मिलीक्यूलेंट पर लीटर यहाँ पे सीरम सोडियम है, यानी कि हाइपरनेट्रिमिया कंडीशन है। और इस पेशेंट में मैनिक बिहेवियर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस है, डिप्रेशन, साइकोसिस एंड एंगर, इनका कोई नाता नहीं है, मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं है सोडियम से। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, ये एसोसिएटेड है ही नहीं हाइपरनेट्रिमिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The nurse recognizes that which of the following would be most appropriate to wear when providing direct care to a client with a cough। देखिए आप एज नर्सिंग ऑफिसर, आप ऐसे पेशेंट को केयर दे रहे हैं और वो भी डायरेक्ट केयर दे रहे हैं जिसको क्या हो रखा है, कफ, यानी कि उसको परसिस्टेंट कफ, बारी बारी से वो कफ कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर कौन सा पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप यूज करेंगे, वियर करेंगे। पहला ऑप्शन है मास्क, नेक्स्ट गाउन, नेक्स्ट ग्लव्स, नेक्स्ट शू कवर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन फर्स्ट मास्क, यानी कि डायरेक्टली आप कफ के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो मास्क तो आपको पहनना ही पहनना है। तो जिन्होंने गाउन ग्लव्स किया है उनका आंसर गलत है। आपको यहाँ पे सही जवाब क्या करना है, ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे दिया जाता ऑप्शन में ए बी सी तीनों मतलब कंबाइंडली दिए जाते एक ही ऑप्शन में, तो फिर आपको इसी ऑप्शन के साथ में जाना होता है। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और ये तीनों एक साथ में दिए जाए तो आपको इस आंसर के साथ में जाना है। ये बेस्ट आपका रेस्पॉन्स, मतलब जो पीपी इक्विपमेंट का जो आपका रहेगा वो आपको ए बी सी तीनों के साथ में आपको जाना है। तो ये अगर कंबाइंडली मिलते हैं तो तीनों का आपको यहाँ पे सही बताना है, बाकी यहाँ पे गलत ऑप्शन है। चलिए यहाँ पे रेशनल में वही बात है कि अगर कफिंग का पेशेंट है तो मास्क तो आपको पहनना ही पहनना है, और अगर मास्क, गाउन एंड ग्लव्स तीनों अगर ऑप्शन में दिए जाते हैं तो ये आपका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहेगा। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पे आपका ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, यानी कि सारे के सारे इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The physician has ordered that the client medication be administered intrathecally. The nurse is aware that medications will be administered by which method। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिशियन ने आपको एज नर्सिंग ऑफिसर आपको ऑर्डर दिया है उन्होंने कि इस एक पेशेंट को जो है आपको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, कौन सा रूट से, इंट्राथिकली रूट से। तो नर्सिंग ऑफिसर जो है वो जानता है कि इंट्राथिकली रूट से कैसे क्या मेडिकेशन को जो है एडमिनिस्टर करेगा। तो यहाँ पे वही पूछना चाह रहा है कि क्या मेथड रहेगा इंट्राथिकली जो मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करने का। पहला ऑप्शन है इंट्रावेनसली, नेक्स्ट है रेक्टली, नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलरली। देखिए फिजिशियन अगर आईवी या फिर आईएम से अगर एडमिनिस्टर करवाना चाहता तो यहाँ पे इंट्राथिकली नहीं लिखता, वो लिखता आईएम जो है ये मेडिकेशन देना है या फिर आईवी मेडिकेशन देना है, या फिर सपोजिटरी। रेक्टली वो डायरेक्टली नहीं लिखता, वो लिखता सपोजिटरी। यहाँ पे इंट्राथिकली लिखने की जरूरत नहीं थी। सपोजिटरी की बात करते हैं तो रेक्टली आप दे सकते हैं, वेजाइनली आप दे सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जो मेडिकेशन है वो। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या है, गलत है। जो आपका बच गया लास्ट ऑप्शन वही आपका इंट्राथिकली रूट है, यानी कि इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डायरेक्टली सीएसएफ यानी वर्टिब्रा के थ्रू सीएसएफ में ड्रग को एडमिनिस्टर करना आपका इंट्राथिकली कहलाता है। ठीक है, इंट्राथिकल मेडिकेशन आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस मेथड ऑफ एडमिनिस्टरिंग मेडिकेशन इज reserved for the client with metastasis and the client with chronic pain and the client with cerebrospinal infection। तो किन किन कंडीशंस में इंट्राथिकली मेथड जो है वो यूज़ करते हैं, तो अगर पेशेंट को मेटास्टेसिस हो रहा है या फिर क्रॉनिक पेन हो रहा है या फिर सीएसएफ में इन्फेक्शन हुआ है तो इंट्राथिकली मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ यूजेज है जहाँ पे इंट्राथिकली मेथड यूज लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज असाइंड to care for an infant with physiologic jaundice, which action by the nurse would facilitate elimination of the bilirubin। very important क्वेश्चन है। एक इन्फेंट है जिसको फिजियोलॉजिक जॉइंडिस हुआ है, और क्या आपका एज नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे एक्शन रहेगा ताकि जो बिलिरुबिन है वो एलिमिनेट हो सके। बिलिरुबिन को एलिमिनेशन के लिए फैसिलिटेट करने के लिए क्या आपका यहाँ पे एक्शन रहेगा, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस अंक मिलता है, यानी आप अपने जो आंसर्स यानी जो आपने दिए हैं या फिर जो आपका रिजल्ट है उसमें 10% आपको बढ़ा लेने हैं। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें आप 2 नंबर और ऐड कर लीजिए, यानी आपका ये क्वेश्चन में क्या है, सही है। वैसे इसका ऑप्शन जो है वो गलत छप गया था, और गलत छपने की वजह से, गलत जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपके आंसर्स में भी गलती वो छपा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग द इन्फेंट फ्लूइड इंटेक, नेक्स्ट है मेंटेनिंग द इन्फेंट्स बॉडी टेम्परेचर एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट है
मिनिमाइजिंग टैक्टाइल स्टिमुलेशन, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग कैलोरिक इंटेक। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, और आपके जो आंसर की है उसमें ऑप्शन बी छपा है। वैसे भी इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बिलिरुबिन को एलिमिनेट करने की, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए क्या करना होगा, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो इन्फेंट है उसमें आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, ब्रेस्ट फीडिंग। आप ऊपर से तो कोई फ्लूइड दे नहीं सकते, या तो आप आईवी फ्लूइड दे सकते हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चे की बढ़ानी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, उससे बिलिरुबिन जो है वो एलिमिनेट होगा, किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। चलिए यहाँ पे रेशनल में देखते हैं। Bilirubin is excreted through the kidney, thus the needed for increased fluids। जो बिलिरुबिन है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, फ्लूइड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट असिस्ट इन एलिमिनेटिंग बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन को एलिमिनेट करने में हेल्प नहीं करता है। ये मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, बट ये बिलिरुबिन को एलिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी जो सी और डी है वो भी आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस, इफ द डायलिसाइट टू रिटर्न क्लाउडी द नर्स शुड। देखिए एक पेशेंट है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस हो रखा है, मतलब हो रहा है, एंड जो डायलिसाइट में रिटर्न आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है, क्लाउडी कलर का आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है। तो बताइए नर्स यहाँ पे क्या करेगी। पहला ऑप्शन डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, नेक्स्ट सेंड ए स्पेसिमेन टू द लैब, नेक्स्ट स्टैन द यूरिन, नेक्स्ट ऑब्टेन ए कंप्लीट ब्लड काउंट। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। जो स्पेसिमेन है वो आपको सेंड करना है कहाँ पे, लेब के अंदर। जो स्पेसिमेन किस टाइप का आ रहा है, क्लाउडी कलर, क्लाउडी कलर का जो स्पेसिमेन आ रहा है उसको आपको क्या करना है, लेब में सेंड कर देना है। ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, बेस्ट एक्शन रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा रेशनल में और देख लेते हैं। इफ द डायलिसिस रिटर्न क्लाउडी, इन्फेक्शन माइट बी प्रेजेंट एंड मस्ट बी इवेल्युएटेड। बिल्कुल क्लाउडी कलर आ रहा है, मतलब इन्फेक्शन हुआ है और ये आपने इवेल्युएट कर लिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एज स्टेटेड, आंसर ए इज नॉट इनफ। डॉक्यूमेंट करना ही कोई इनफ आपका काम नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्टेनिंग द यूरिन इन द, आंसर सी इज इनकरेक्ट एंड डायलिसेट। यूरिन का जो स्टेनिंग है ये भी आपका गलत जवाब है। नेक्स्ट आंसर डी is not urine at all, however the physician might order a white blood cell count। अगर फिजिशियन ऑर्डर देता है तो ही आपको क्या करना है, ब्लड का सैंपल लेना है जिससे सीबीसी करवाई जा सके। बाकी यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी एज ए प्रायोरिटी एक्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। द क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी टीपीएन, विच लैब टेस्ट शुड द एवेलुएट वाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन। देखिए टीपीएन एक पेशेंट ले रहा है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है रिसीव कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे इस पेशेंट में क्या इवेल्युएट करना बेहद ज़रूरी है। भैया यहाँ पे इस पेशेंट को क्या हो सकता है, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया, एक हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि दोनों ही कंडीशंस होने के इसको रिस्क रहेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आने के रिस्क रहेंगे। तो पहला ऑप्शन हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट क्रेटिनिन, नेक्स्ट ब्लड ग्लूकोज, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी काउंट। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन सी। टीपीएन थेरेपी अगर किसी भी पेशेंट को चलती है तो भैया उस पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज जो है वो एवरी हावर मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि पेशेंट या तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा सकता है या पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में जा सकता है। देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी रेशनल के अंदर। फिलहाल वैसे आपको पता है कि जब टीपीएन किसी पेशेंट को दिया जाता है तो जो इसमें सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जो आईवी फ्लूइड यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं 10% डेक्सट्रोज। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि टीपीएन में क्या जो है पेशेंट को दिया जाता है, तो आपको आंसर में क्या करना है, 10% डेक्सट्रोज। तो यानी ये हाईली ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सकता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया भी इसमें होता है। चलिए यहाँ पे रेशनल में समझते हैं। व्हेन द क्लाइंट इज रिसीविंग टीपीएन, ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी डाउन। टीपीएन इज ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। तो ये मैंने आपको बता दिया, 10% जो है डेक्सट्रोज दे रहे हो, मतलब टीपीएन के थ्रू, तो ये क्या है, इसमें लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज होगी, तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होने के रिस्क रहेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो टीपीएन के देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, सारे के सारे आपको पता रखने हैं। देखिए पहला कॉम्प्लिकेशन फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में चला गया तो फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेस वॉल्यूम ऑफ हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी जो है वॉल्यूम को एक्सेस होने की वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म, पोटेंशियली फेटल एंट्री टू एयर इनटू द
कैथेटर ड्यूरिंग इंसर्शन एंड ट्यूबिंग चेंजेज। जब आप ट्यूबिंग चेंज कर रहे हो या फिर कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो उस दौरान जो है एयर एंट्री जो है कर सकती है, और अगर एयर ने एंट्री कर ली मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है, फेटल जो है ये कंडीशन डेवलप कर सकता है, पेशेंट की जान भी ले सकता है, तो एयर एम्बोलिज्म भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन या सेप्सिस। कैथेटर रिलेटेड हाई डेक्सट्रोज सॉल्यूशन एक्सीलेंट मीडियम फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। ये आप सभी जानते हैं कि हाई डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम रहेगा, जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। या फिर कैथेटर रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम डेक्सट्रोज लोड इन द सॉल्यूशन, इन्फ्यूजन रेट और डायबिटीज़। पेशेंट डायबिटीज़ का है या फिर इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा है, सॉल्यूशन जो है डेक्सट्रोज का वो ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम अब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ टीपीएन और एक्सेस इंसुलिन। अब देखिए यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा, ये हाइपरग्लाइसीमिया तो खैर आपके समझ में आ गया, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होगा वो समझिए। ब्लड ग्लूकोज का लेवल इसमें क्या होगा, कम होगा, लेकिन कैसे होगा, अगर आपने सडनली पेशेंट को टीपीएन थेरेपी जो है वो देनी है और पेशेंट डायबिटीज़ का है या फिर डायबिटीज़ का नहीं है, जो भी पेशेंट है टीपीएन आप दे रहे हैं और कंटिन्यूसली आपको ये कहा गया है कि 24 आवर जो है टीपीएन देनी है, पेशेंट को आपने क्या किया 12 आवर तक कंटिन्यूसली जो है टीपीएन थेरेपी दी, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अचानक से मतलब सडनली आपने क्या कर दिया, टीपीएन को बंद कर दिया। सडनली अगर आप टीपीएन को बंद करते हैं तो पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो सकता है, या फिर पेशेंट डायबिटीज़ का और उसको टीपीएन आप दे रहे हैं, सडनली आपने बंद कर दिया, या फिर जो इंसुलिन की डोज है वो आपने बढ़ा दी और टीपीएन की जो वैल्यू है वो आपने कम कर दी, जितनी प्रॉपर देनी चाहिए थी उतनी आप नहीं दे पा रहे हैं और कम जो है वॉल्यूम आप दे रहे हैं, मतलब पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि टीपीएन थेरेपी जब भी दी जाती है तो हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया दोनों कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। विच लेबोरेटरी टेस्ट वुड बी द लीस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि लीस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम इफेक्टिव है, अगर एमआई को डायग्नोस किया जाए तो उसमें बहुत ही कम इफेक्टिव वो रहेगा। पहला ऑप्शन है एएसटी, नेक्स्ट टॉपोनिन, नेक्स्ट सीकेएमबी, नेक्स्ट मायोग्लोबिन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, एएसटी। एएसटी से आप एमआई को जो है डायग्नोस नहीं कर सकते। लीवर डिजीज जो भी हुई है उसमें आप एएसटी चेक कर सकते हैं, लेकिन लीवर मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो इसके लिए लीस्ट इफेक्टिव जो डायग्नोसिस रहेगा, जो लेबोरेटरी टेस्ट रहेगा वो रहेगा एएसटी। बाकी ट्रोपोनिन, सीकेएमबी एंड मायोग्लोबिन ये सारे जो है कार्डिनल मार्कर है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। चलिए ऑप्शन ए यानी कि आंसर ए जो एएसटी है ये एमआई का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। बाकी सीकेएमबी, ट्रोपोनिन एंड मायोग्लोबिन ये सारे के सारे जो है मोर स्पेसिफिक है, एंड ऑल्दो मायोग्लोबिन इज ऑल्सो एलिवेटेड इन बर्न एंड ट्रॉमा टू मसल्स। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये भी है कि जो मायोग्लोबिन है उसका लेवल और किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा, या तो पेशेंट बर्न हुआ है या फिर मसल्स का ट्रॉमा हुआ है, तो इन कंडीशन में भी जो है मायोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एम्स नोट सेट में पहले पूछा जा चुका है, अदर एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड टू द टेंसिलन टेस्ट टू चेक द माइस्थेनिया ग्रेविस, विच मेडिकेशन शुड बी केप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द टेस्ट। देखिए एक पेशेंट है जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस का है और उस पेशेंट का टेस्ट होना है, शेड्यूल हो रखा है, टेंसिलन टेस्ट उस पेशेंट का किया जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी वो मेडिकेशन है जो ड्यूरिंग टेस्ट जो है आपको वहाँ पे अपने पास में रखनी है, अवेलेबल वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी एंटीडोट आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, तो एंटीडोट ही आपको यहाँ पे रखनी होगी। पहला ऑप्शन है एट्रोपाइन सल्फेट, नेक्स्ट है फ्रोसमाइड, नेक्स्ट है प्रोस्टिग्माइन, नेक्स्ट प्रोमेथाजिन। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, एट्रोपाइन सल्फेट। ये टेंसिलन टेस्ट की क्या है, एंटीडोट है, और ये वहाँ पे आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। बाकी तीन ऑप्शन है, तीनों क्या है, गलत है। चलिए यहाँ पे रेशनल में देख लीजिए, एट्रोपाइन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ टेंसिलन एंड गिव्स टू ट्रीट कोलिनर्जिक क्राइसिस। जो टेंसिलन टेस्ट आप करेंगे इससे हो सकता है पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस हो, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए
एंटीडोट यानी एट्रोपाइन सल्फेट जो एंटीडोट है वो आपको यूज करनी पड़ेगी। इसलिए ये मेडिकेशन आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए जब भी आप टेंसिलिन टेस्ट माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट का आप करते हैं। फ्रोसेमाइड जो है वो डायूरेटिक है। प्रोस्टिग्माइन जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है। प्रोमेथाजिन एक एंटी एमेटिक ड्रग है, एंटी एंजाइटिक मेडिकेशन है जो एंटी एमेटिक और एंटी एंजाइटिक में यूज ली जाती है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी जो है तीनों तीनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का और बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए पैरासिम्पटोसिस विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट बिफोर द एग्जाम। देखिए एक पेशेंट है जिसकी शेड्यूल हो रखा है, पैरासिम्पटोसिस उसका होने वाला है, तो बताइए आप क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे बिफोर क्लाइंट बिफोर द एग्जाम। मतलब पैरासिम्पटोसिस होने वाला है तो पैरासिम्पटोसिस से पहले एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देंगे। पहला ऑप्शन है यू विल नीड टू ले फ्लेट ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट है यू नीड टू एम्प्टी योर ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। नेक्स्ट यू विल बी एस्लीप ड्यूरिंग द प्रोसीजर। नेक्स्ट द डॉक्टर विल इंजेक्ट द मेडिकेशन टू ट्रीट योर इलनेस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सेकंड। पैरासिम्पटोसिस से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है पेशेंट को कि आपको ज़रूरत पड़ेगी जो ब्लैडर है उसको एम्पटी करने की। प्रोसीजर से पहले जो है ब्लैडर को एम्पटी ज़रूर कर ले, जिससे कि आपको कोई अदर जो इंजरीज है, अदर जो ऑर्गन्स की इंजरीज है उनसे आपको बचाया जा सके, यानी कि वो फर्दर इंजरीज ना हो, उससे बचाने के लिए ये इंस्ट्रक्शन पहले ही पेशेंट को दे देना है। चलिए रेशनल में इसको समझते हैं। द क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर ए पैरासिम्पटोसिस शुड बी टोल्ड टू एम्पटी द ब्लैडर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ पंक्चरिंग द ब्लैडर व्हेन द निडल इज इंसर्टेड। जब निडल को इंसर्ट किया जाएगा तो ब्लैडर को पंक्चर होने से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को पहले ही कह देना है कि जो पैरासिम्पटोसिस कर रहे हैं तो इसमें एम्पटी ब्लैडर को आपको कर लेना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही दे देना है। ए पैरासिम्पटोसिस इज डन रिमूव फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल फ्लूइड। और ये आप सभी जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है कि पैरासिम्पटोसिस का मतलब क्या है। पेरिटोनियल कैविटी जो है वहाँ से फ्लूइड को रिमूव करना, वो आपका पैरासिम्पटोसिस है। नेक्स्ट द क्लाइंट विल बी पोजिशन सिटिंग अप एंड लीनिंग ओवर ए टेबल। यहाँ पे मतलब जब पैरासिम्पटोसिस पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है तो पेशेंट को पोजीशन दी जाती है सिटिंग अप या फिर लीनिंग ओवर द टेबल। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें पोजीशन के बारे में बात की गई है, फ्लैट, लाई फ्लैट। ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए द क्लाइंट इज यूजुअली अवेक ड्यूरिंग द प्रोसीजर। एक आपको ऑप्शन ये भी दिया गया है कि पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है अच्छे से नींद निकालनी है, तो भैया पेशेंट को नींद नहीं निकालनी है। यहाँ पे पेशेंट को जागरूक रहना है, मतलब जागरूक रखना है, अवेक रखना है प्रोसीजर के दौरान। एंड मेडिकेशंस आर नॉट कॉमनली इंसर्टेड। यहाँ पे तीसरा ये भी बताया गया है, मतलब जो चौथा ऑप्शन है कि मेडिकेशंस जो है वो इंजेक्ट भी करनी है ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो ये भी काम नहीं करना है। मेडिकेशंस आर नॉट कॉमनली इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी ड्यूरिंग द प्रोसीजर, दस आंसर सी एंड डी आर इनकरेक्ट। यानी जो सी एंड डी जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के अपने इस सेशन के 10 क्वेश्चंस जो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी आंसर की जो लिंक है वो शेयर कर दिया करो, और जो टेस्ट की लिंक है वो भी आप शेयर कर दिया करो ताकि वो भी डेली टेस्ट दे सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ में और नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।